हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। सो क्लास कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर जिसका नाम है न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। हम बात कर रहे थे यहाँ पर न्यूट्रिशन के बारे में, जिसमें आपने जाना न्यूट्रिशन क्या होता है और न्यूट्रिशन किस प्रकार से होता है। तो हमारे चैप्टर में जो टॉपिक चल रहा था, हम डाइजेशन के बारे में बात कर रहे थे। हमने पढ़ा डाइजेशन की जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो गई है। अब यहाँ पर क्या होगा, एब्जॉर्प्शन होगा। एब्जॉर्प्शन किस प्रकार से होता है, कहाँ पर होता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। इससे पहले देख लेते हैं अभी तक हमने इस चैप्टर में क्या क्या चीजें समझी हैं। चलिए, हम डाइजेशन की बात कर रहे थे। सबसे पहले हमने डाइजेशन को समझा, डेफिनेशन डाइजेशन की क्या होती है। नेक्स्ट हमने बात की डाइजेस्टिव सिस्टम की, जिसमें आपने अलग अलग पार्ट्स के बारे में बात की, किस प्रकार से बनाएंगे, कौन कौन से पार्ट्स हमारे पास डाइजेस्टिव सिस्टम के आते हैं। नेक्स्ट हमने कहा कि जो डाइजेशन है उसके अलग अलग स्टेप्स के बारे में हम बात करेंगे कि किस स्टेप्स में क्या क्या चीजें यहाँ पर हो रही हैं। ठीक है, अब मानव पाचन तंत्र आपके पास आ जाता है। इसमें हमने पढ़ा कि सबसे पहले आपके मुख और मुख गुहा में या माउथ और बकल कैविटी में किस प्रकार से डाइजेशन की प्रोसेस होती है। ठीक है, इसमें आप पढ़ते हैं किसके बारे में, टीथ के बारे में, यानी कि दांतों के बारे में आप पढ़ते हैं। और आप पढ़ते हैं यहाँ पर टंग के बारे में, यानी कि जीवा के बारे में। इसी के साथ साथ हम बात करते हैं यहाँ पर सलाइवा के बारे में। चलिए, तो हमने यहाँ पे बात की है किसके बारे में, टंग के बारे में। और टंग यानी कि जीभ के क्या क्या कार्य होते हैं। इसी के साथ हमने सलाइवा के बारे में बात की है, यानी कि लार के बारे में हमने बात की है। ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे यहाँ पर फूड पाइप और भोजन नली के बारे में। जो फूड पाइप या भोजन नली क्या होती है, हमने इसके बारे में भी समझा कि यहाँ पर पाचन की कोई प्रक्रिया नहीं होगी, लेकिन जो भोजन होगा वो आपके मुख से कहाँ पहुंचाया जाता है, आपके स्टमक में पहुंचाया जाता है। अगला पार्ट जो हमारे पास आया था वो स्टमक आया था, यानी कि जिसे आप पेट कहते हैं, अमाशय कहते हैं। क्या होता है पेट में, किस प्रकार से पाचन की प्रक्रिया होती है, ये हमने पढ़ा था। इसी के साथ हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड के बारे में भी बात की थी। ठीक है, उसके बाद जो भोजन गया था वो गया था छोटी आंत में। अब हमने कहा था छोटी आंत क्या होती है। छोटी आंत की जो लंबाई है वो 7.5 मीटर होती है। छोटी आंत में जो पाचन की प्रक्रिया है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाती है, यानी कि पाचन की प्रक्रिया पूर्ण रूप से कहाँ पर होगी, आपने कहा छोटी आंत में होती है। ठीक है, जीआईसी सियालदे, आपको आवाज आ रही है? जीआईसी सियालदे, बच्चे माइक लीजिए अपना, बताइए कौन सी क्लास के हैं आप लोग, माइक लेके आइए। मैम गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बच्चे, क्या नाम है आपका? मैम प्रतिज्ञा। प्रतिज्ञा, कौन सी क्लास के हैं आप लोग? मैम 8th। 8th के हैं, चलिए ठीक है। तो आपने डाइजेशन पढ़ा होगा, ये आप पढ़ के आए होंगे। यस मैम। क्या पढ़ा है बच्चे डाइजेशन के बारे में? डाइजेशन क्या होता है, क्या डेफिनेशन होती है डाइजेशन की? पाचन जिसे हम कहते हैं। कोई बात नहीं, अपने वर्ड्स में आप बता सकते हैं। मैम डाइजेशन वो प्रक्रिया है जिसमें जो हमारा भोजन होता है उसको पाचन करने की प्रक्रिया को डाइजेशन कहते हैं। ठीक है, तो उसमें भोजन के साथ होता क्या है एक्चुअली में, आपने चलिए पाचन पढ़ा है। कुछ पाचक अंगों के नाम मुझे बता दीजिए सीक्वेंस वाइज, क्रमबद्ध रूप से आपको क्या बताने हैं, पाचक अंगों के नाम बताने हैं, डाइजेस्टिव ऑर्गन बता सकते हैं आप? मैम मैम स्टमक, सीक्वेंस स्मॉल वाइज बताने इंटेस्टाइन, आपको, लार्ज इंटेस्टाइन। सीक्वेंस वाइज, जैसे कि सीक्वेंस वाइज बताने, जैसे कि डाइजेशन सबसे पहले कहाँ हुआ होगा, उसके बाद कहाँ हुआ, उसके बाद कहाँ हुआ, ऐसे करके बताने। ठीक है, मैम पहले मुंह से एसोफेगस में। वेरी गुड। मैम फिर स्टमक में। ठीक है, मैम फिर स्मॉल इंटेस्टाइन। गुड। मैम फिर लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, वेरी गुड, आपने सीक्वेंस सही बताया। चलिए, अब नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन होगा वो प्रतिज्ञा के अलावा कोई और बच्चा बताएगा मुझे। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन होता है, मैंने आपसे पूछा, यहाँ पर हमने स्टमक के बारे में बात की है। ठीक है, स्टमक के बारे में बात की है। वहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड के बारे में हम बात करते हैं, HCl जिसे कहते हैं। HCl के क्या कार्य होते हैं, कौन मुझे बताएगा प्रतिज्ञा के अलावा, जीआईसी सियालदे में कौन मुझे बताएगा प्रतिज्ञा के अलावा, कोई बच्चा? बच्चे मैम आपके बोल साथ की नहीं एक रहा। बच्ची ने बहुत अच्छे आंसर किए हैं, आपको माइक लेना है। किसे आता है हैंड रेज कीजिए। मैम नहीं आ रहा।
किसी को नहीं आता है? ठीक है। HCl, HCl कहाँ रिलीज होता है, क्या बताया मैंने अभी? ये कौन बताएगा मुझे? अभी मैंने आपको बताया HCl कहाँ स्रावित हो रहा है। सबसे पहले तो आप लोगों को बिना कॉपी के नहीं बैठना है। कॉपी ओपन कीजिए अपनी, और जो जो चीजें आपको नहीं आ रही हैं वो आपको नोट डाउन करनी है। चलिए कॉपी निकालिए बाहर। ठीक है। अब मैं जो जो चीजें यहाँ पर आपसे पूछूंगी, आपको जो नहीं आ रहे हैं वो आपको क्या करने हैं, नोट करने हैं, और उन्हें क्या करना है, अच्छे से समझना है। ठीक है। चलिए, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के बारे में अगर हम बात करें, HCl कहाँ रिलीज होता है? मैंने कहा अमाशय में रिलीज होता है। क्या इसके फंक्शन है? यहाँ पर फंक्शन आपके पास आ रखे हैं, क्योंकि आप ये चैप्टर पढ़ के आ रखे हैं तो आपको इन सारी चीजों के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि आगे जाके आपके पास ये चैप्टर फिर से आएगा। ठीक है, जब आप हायर क्लासेस में जाएंगे आपके पास जो डाइजेशन है, पाचन है, वो फिर से वो चैप्टर यहाँ पर आएगा। चलिए बैठिए प्रतिज्ञा। चलिए तो जल्दी से आपको क्या करने हैं, HCl की क्या फंक्शन है नोट कीजिए। जीआईटी याद है, जल्दी से क्या करने हैं, नोट करने हैं फंक्शन क्या क्या बताए गए हैं। प्रोटीन के पाचन में सहायता करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। दूसरा कार्य है हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करता है, जो हमारे भोजन में हानिकारक जीवाणु होते हैं उन्हें नष्ट करेगा। तीसरा कार्य है पाचन के लिए माध्यम को अम्लीय बनाता है। ठीक है। अब मैं ये कह रही हूँ आपको हाइड्रोक्लोरिक एसिड के फंक्शन नोट करने हैं। 3 फंक्शन यहाँ पर है। ठीक है, क्लियर है? तीनों फंक्शंस आपको नोट करने हैं। इसके अलावा हम यहाँ पर देखते हैं कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक एसिड होता है, तो एसिड से हमारे स्टमक की सुरक्षा कौन करता है? तो आपने कहा कि यहाँ पर म्यूकस आता है। क्या होगा? म्यूकस होगा। दोनों जो चीजें हैं एक बार आप लोग नोट कीजिएगा। चलिए तो नेक्स्ट देखते हैं, हम लोग बात कर रहे थे यहाँ पर डाइजेशन तक की हमने बात कर ली थी। आपने कहा स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या क्या चीजें आपको ध्यान रखनी है। स्मॉल इंटेस्टाइन आपको एक तो ध्यान रखना है कि इसकी लंबाई कितनी होती है, 7.5 मीटर होती है। ठीक है। जो बड़ी आंत होती है उसकी लंबाई होती है 1.5 मीटर, यानी कि छोटी आंत जो है वो लंबाई में बड़ी होती है। किससे? बड़ी आंत से। नाम में कंफ्यूज नहीं करना है आपको। ठीक है। एक तो ये कि 7.5 मीटर होती है। इसके अलावा आपने कहा कि यहाँ पर क्या होता है, जो पाचन की प्रक्रिया है, पाचन की प्रक्रिया कहाँ पर पूरी होती है? आपने कहा छोटी आंत में होती है। ठीक है। इसके अलावा हमने कहा छोटी आंत में सिर्फ पाचन की प्रक्रिया पूरी नहीं होती है, बल्कि अवशोषण की भी प्रक्रिया पूरी होती है। तो ये 3 पॉइंट्स आपको यहाँ पर ध्यान में रखने हैं, जहां तक हमने यहाँ पे पढ़ लिया था। आज हमारे पास आता है लीवर के बारे में हमने बात कर ली थी, पैनक्रियाज के बारे में हमने पढ़ लिया था। आज जो हमारे पास टॉपिक आता है वो है एब्जॉर्प्शन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। आपने कहा छोटी आंत में क्या होगा? अब अवशोषण होगा, पाचित भोजन का क्या होगा? अवशोषण होगा। इसमें क्या क्या चीजें आपको याद रखनी है? छोटी आंत जो होती है वो क्या है, एक संकरी नली जैसी होती है। ऐसी हमने देखा था। इसी प्रकार से आपने छोटी आंत को बनाया था जब आप क्या बना रहे थे, डाइजेस्टिव सिस्टम बना रहे थे। आपने कहा एक संकरी नली जैसी होती है। तो यहाँ पर जो छोटी आंत होती है, ये छोटी आंत है, इसमें कुछ इस प्रकार के स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, प्रकार के। ठीक है। या फिर इसमें इस प्रकार से और स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। ये होता है विलाई, और ये होता है माइक्रो विलाई। ठीक है। क्या बात हमने की है? हमने कहा छोटी आंत में, ये आपकी छोटी आंत है। ठीक है। जो छोटी आंत है, छोटी आंत में कुछ उंगली नुमा संरचनाएं पाई जाती हैं, जिनका नाम है विलाय। ठीक है। साथ साथ में नोट करते रहिए। ठीक है, मैं आपसे क्रॉस क्वेश्चन करूंगी। तो हमने क्या बात की है? हमने कहा जो छोटी हाथ होती है उसमें उंगली जैसी संरचना, जैसे आपकी उंगली है इस प्रकार से कुछ उंगली जैसी संरचनाएं पाई जाती हैं, जिसे आप विलाई कहते हैं। विलाई के ऊपर कुछ और छोटी छोटी उंगली जैसी संरचना पाई जाती है, जिसे माइक्रो विलाई कहते हैं। माइक्रो का मतलब होता है सूक्ष्म। ठीक है। यहाँ पर आपने कहा अंदर क्या होती है? ब्लड वेसल्स होती हैं। ब्लड वेसल्स जिनमें ब्लड बहता है। ब्लड वेसल्स आप 3 प्रकार के पढ़ते हैं। क्या क्या पढ़ते हैं? आर्टरीज, वेन और कैपिलरी, यानी कि जिसे आप शिराएं और धमनी के नाम से भी जानते हैं, यानी कि वो वेसल्स जिनमें हमारा रक्त बहता है। ठीक है। यहाँ पर ब्लड वेसल्स होती हैं, यहाँ पर पाचित भोजन होगा इस प्रकार से। ये क्या है? पाचित भोजन है। अब मैंने आपसे डाइजेशन पूछा था, प्रतिज्ञा ने हमें एक डेफिनेशन भी दी थी कि डाइजेशन किसे कहते हैं। एक्चुअली में डाइजेशन की जो सिंपल सी डेफिनेशन है, हमने कहा था जटिल भोज्य पदार्थ का
क्या बोला था? जटिल भोज्य पदार्थ का, साथ साथ में आप डेफिनेशन नोट करते रहिए। जिन बच्चों को डेफिनेशन नहीं आती है साथ साथ में आप लोग को नोट भी करना है। हमने कहा जटिल भोज्य पदार्थ का सरल भोज्य पदार्थ में परिवर्तन की प्रक्रिया क्या कहलाती है? पाचन कहलाती है। अब अगर मैं आप सब बच्चों से डेफिनेशन पूछूं तो आप बता सकते हैं क्या बात हमने की है? हमने कहा जटिल भोज्य पदार्थ का सरल भोज्य पदार्थ में परिवर्तन की जो प्रक्रिया होती है उसे हम क्या कहते हैं? डाइजेशन या पाचन कहते हैं। सिंपल सी डेफिनेशन है, ठीक है, इसमें कुछ ऐसा नहीं है जो आपको समझ नहीं आया होगा। तो ये पाचन की प्रक्रिया है। अब हमने कहा कि आपने एक रोटी ली थी, भोजन के रूप में आपने एक रोटी ली थी, उसमें हमने कहा था कि जब पाचन होता है तो पाचन में 2 स्टेप्स होते हैं। ये हमने बात की थी जब हमने पाचन के बारे में बात की थी। जब हमने पाचन के बारे में बात की थी हमने कहा था पहला होता है भौतिक परिवर्तन आता है भोजन में, या जिसे आप क्या कह रहे थे? फिजिकल ब्रेकडाउन कह रहे थे। दूसरा आता है रासायनिक परिवर्तन, जिसे आप क्या कह रहे थे? केमिकल ब्रेकडाउन कह रहे थे। भौतिक परिवर्तन में मैंने कहा आपने एक रोटी ली है खाने को और अब आपने इसके छोटे छोटे पीस कर दिए हैं, फिर आपने इसे चबाया तो अब क्या हो गया है? थोड़ा सा ये सेमी सॉलिड स्टेट में आ गया है। फिर आपने क्या हुआ? जब केमिकल्स क्या है यहाँ पे? पाचक रस। जब पाचक रसों ने इस पे कार्य किया तो आपने कहा कि और ज्यादा छोटे रूप में परिवर्तित हो गया। इतने छोटे रूप में, इतने सरल रूप में परिवर्तित हो गया है कि अब हमारे रक्त के द्वारा जो पाचित भोजन है उसे अवशोषित किया जा सकता है। सबसे पहले क्या हुआ? फिजिकल ब्रेकडाउन। और फिजिकल ब्रेकडाउन में क्या हुआ? रोटी का टूटना, रोटी का आपके दांतों द्वारा काटना और चबाना। ये क्या होता है? भोजन का फिजिकल ब्रेकडाउन है, यानी कि भौतिक रूप से आपने भोजन को सरल रूप में परिवर्तित कर दिया है। सेकेंड स्टेप क्या होगा? रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन में आप किसकी बात करते हैं? पाचक रस की। किसकी बात हम करेंगे? पाचक रस। चलिए अब मुझे कोई पाचक रसों की कुछ नाम कौन बताएगा? चलिए जीआईसी सियाल दे, आप में से मुझे कौन बताएगा? कुछ पाचक रसों के नाम बता दीजिए, 1 2 आपको जितने भी आते हैं। कौन मुझे बताएगा? हैंड रेज कीजिए अपना। ठीक है प्रतिज्ञा, माइक दीजिए आप, जिस बच्चे ने हैंड रेज किया है। हाँ मैम। बच्चे पाचक रस का कोई एग्जाम्पल मुझे बता दीजिए। पाचक रस के क्या नाम होते हैं? मैम HCl HCl और पेप्सी। और पेप्सिन। मैम पेप्सी। पेप्सिन, ठीक है, पेप्सिन, ठीक है। मैम इतने ही आ रहे और हैं। वेरी गुड, ठीक है, बहुत अच्छी। प्रतिज्ञा के अलावा और कौन मुझे बताएगा? एक बच्चे ने हैंड रेज किया था। देखिए प्रतिज्ञा ने कितने अच्छे अच्छे आंसर किए हैं सारे क्वेश्चंस के। और कौन बताएगा? एक था दूसरा, उसका भी यही आंसर है, उसको भी नहीं आ रहा। कोई बात नहीं, अगर सेम आंसर है फिर भी आपको माइक लेना है। इससे क्या होगा? आपको अच्छा लगेगा। जब आप खुद से आंसर करते हैं तो आपको अच्छा लगता है। ठीक है, चलिए बताइए मुझे। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बच्चे, क्या नाम है आपका? मैम महिपाल सिंह। इकबाल। चलिए बच्चे बताइए मुझे पाचक रसों की क्या क्या एग्जाम्पल आपने कहे हैं? मैम हाइड्रोक्लोरिक एसिड और पेप्सिन। ठीक है, वेरी गुड। चलिए और किसी को आंसर करना है तो आप लोग कर सकते हैं, पीछे हंसना नहीं है। जो बच्चे हंस रहे हैं उन्हें आंसर करना पड़ेगा फिर इसके बाद। चलिए तो आप लोगों ने बिल्कुल सही आंसर दिए हैं, पैप्सिन हो गया है। कोई बात नहीं, बैठिए आप लोग। इसके अलावा सलाइवा या लार जिसे हम कहते हैं, ठीक है, ये सारे क्या है? पाचक रसों के एग्जाम्पल हैं। हमने कहा केमिकल या रासायनिक परिवर्तन इन्हीं पाचक रसों के द्वारा आते हैं। कैसे आए? आपने कहा कि जो आपने भोजन चबाया था वो सरल रूप में परिवर्तित हुआ और फिर और ज्यादा सरल रूप में परिवर्तित हुआ। ये सरल रूप यहाँ पर है।
जिसे हम क्या कह रहे हैं, पाचित भोजन कह रहे हैं। पाचित भोजन अब इन विलाई के द्वारा अवशोषित किया जाएगा। अवशोषण का मतलब समझते हैं आप, सोखना, नॉर्मल लैंग्वेज में क्या कहते हैं, सोखना। तो ये क्या करेगा, अब अवशोषित करेगा। जब अवशोषित करेगा तो पाचित जो भोजन है वो कहाँ चला गया है, हमारे रक्त में आ गया है। हमारे रक्त के द्वारा पाचित भोजन अब अवशोषित कर लिया गया है। अब इस रक्त, क्योंकि आप जानते हैं कि जो रक्त है, जो ब्लड है, हमारे पूरे शरीर में बह रहा है, तो पूरे शरीर में अब रक्त के द्वारा ही इस पाचित भोजन को क्या किया जाता है, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जाता है। तो पाचन कहाँ पर हुआ, छोटी आंत में। छोटी आंत में जो पाचन है वो कंप्लीट होता है, पूर्ण होता है, और वहीं से क्या होता है, जो पाचित भोजन है वो अवशोषित होगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। पढ़ ले, छोटी आंत में अवशोषण किस प्रकार से हुआ। हमने कहा द ब्लड वेसल्स इन द वॉल्स ऑफ द इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब द डाइजेस्टेड and water soluble substance to produce energy for growth and development of animals। अब हमने क्या बातें की, हमने कहा आंत की दीवारों में रक्त वाहिकाएं। रक्त वाहिकाएं कौन है, ये जो हमने ब्लड वेसल्स कही हैं यही रक्त वाहिकाएं हैं। ठीक है, तो आंत की दीवारों में रक्त वाहिकाएं जानवरों के विकास के लिए क्या करती हैं, ऊर्जा पैदा करने के लिए पचे हुए भोजन और पानी में घुलनशील पदार्थों को अवशोषित करती हैं। जानवर नहीं आएगा यहाँ पर, जंतु आएगा। ठीक है, जंतु में सारे इंक्लूड हो जाते हैं। नेक्स्ट हमने क्या चीजें पढ़ी यहाँ पर, हमने कहा द इनर वॉल्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन हैव थाउजेंड्स ऑफ फिंगर लाइक आउटग्रोथ्स कॉल्ड विलाई। हमने कहा विलाई एक या दो नहीं है, थाउजेंड्स में, हजारों में है। तो नेक्स्ट लाइन आपको क्या बता रही है कि जो क्षुद्रांश होते हैं, क्षुद्रांश यानी कि छोटी आंत की भीतरी दीवारों पर उंगलियों के समान हजारों प्रवर्ध होते हैं। प्रवर्ध यानी कि विलाई, प्रवर्ध का मतलब क्या है, विलाई है। ठीक है, जिन्हें हम क्या कहते हैं, अंकुर कहते हैं। तो हमने कहा उंगली नुमा जो संरचनाएं हैं उन्हें हम क्या कह रहे हैं, अंकुर या विलाई हम कह रहे हैं। These villi help in increasing the surface area of small intestine for the absorption of the digested food. Villi possess a network of thin and small blood vessels close to its surface. These blood vessels absorb the digested food material and transport it to the different organs of the body, where these are used to build, repair and body and provides energy। तो हमने क्या बोला, हमने कहा ये जो विलाई होती है पचे हुए भोजन के अवशोषण के लिए क्या करती है, छोटी आंत की सतह के क्षेत्र को बढ़ाने में मदद करती है। अब हमने ये भी तो आपके पास क्वेश्चन आ सकता है, जो सिंपल सी विलाई है, जो सिंपल सी छोटी आंत है, हमने कहा जो छोटी आंत है वो इस प्रकार की भी हो सकती है। ऐसा क्यों हुआ कि ये उंगली नुमा संरचना इस प्रकार से आई है, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि अवशोषण के लिए सरफेस एरिया बढ़ गया है। अभी सिर्फ अवशोषण इस एरिया में हो पा रहा है, सिर्फ इतने एरिया में हो पा रहा है। अगर आप यहाँ पर उंगली नुमा संरचना बन जाती तो अब अवशोषण के लिए जो सरफेस एरिया है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जितनी ज्यादा विलाई होंगी उतने ही ज्यादा क्या होगा, अवशोषण होगा, उतनी ही जल्दी अवशोषण होगा। जैसे कि आपने देखा होगा, कभी हम बहुत ज्यादा थक जाते हैं, कभी हम बहुत ज्यादा भूखे रहते हैं, हम खाना खाते हैं, हमें तुरंत एनर्जी मिलनी शुरू हो जाती है। कैसे, क्योंकि जैसे ही भोजन का पाचन कंप्लीट हुआ, पूरा हुआ, वैसे ही यहाँ पर क्योंकि बहुत सारी विलाई हमारे पास थी और उनके द्वारा क्या हुआ, अवशोषण तीव्र गति से हो जाता है। तो इसीलिए क्या होता है, उंगली नुमा संरचनाएं यहाँ पर पाई जाती है। ठीक है, यही चीज आपको यहाँ पे बताई गई कि जो विलाई होती है वो पचे हुए भोजन के अवशोषण के लिए छोटी आंत के सतह क्षेत्र को बढ़ाने में मदद करती है। विलाई में इसकी सतह के करीब पतली और छोटी रक्त वाहिकाओं का एक नेटवर्क होता है। आपको बताया जा रहा है कि जो विलाई है, विलाई के चारों ओर क्या होगा, जो रक्त वाहिकाएं होती हैं या जिन्हें हम ब्लड वेसल्स कहते हैं, क्या होती हैं, ब्लड वेसल्स। इतना क्लियर है, ब्लड वेसल्स क्या होती हैं, वो वाहिकाएं जिनमें हमारा रक्त बहता है। ठीक है, क्लियर है। दो प्रकार के आप पढ़ते हैं, आर्टरीज और वेन आप पढ़ते हैं, जैसे शिरा और धमनी कहते हैं। तो हमने कहा ये रक्त वाहिकाएं पचे हुए भोजन को अवशोषित कर शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाती है। क्या होगा, अवशोषण हो गया है, ये पूरी ब्लड वेसल्स हैं, अब ये रक्त वाहिकाएं हमारे पूरे शरीर में फैली हुई है, एक नेटवर्क जैसे फैली हुई है। ठीक है, जहां इनका उपयोग शरीर की मरम्मत करने और ऊर्जा प्रदान करने के लिए किया जाता है। अब हमने क्या कहा था कि हम क्यों भोजन को ग्रहण कर रहे हैं, क्योंकि आप पढ़ रहे हैं न्यूट्रिशन के बारे में, इसीलिए सबसे पहले हमने न्यूट्रिशन यानी कि जो पोषण होता है वो क्या होता है उसके बारे में बात की थी। पोषण क्या होता है, पोषण कहाँ से मिलता है, आपने कहा पोषण मिलता है भोजन से। हमने कहा भोजन से पोषण किस प्रकार से मिलता है, तो हम उसी प्रोसेस को पढ़ रहे हैं। एक्चुअली में हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो कौन सा चल रहा है कि हमें पोषण किस प्रकार से मिलता है भोजन से। आपने कहा भोजन का पाचन हुआ,
अब पाचित भोजन हमारे रक्त में आया, अब जो रक्त है उस पाचित भोजन को हर एक सेल तक पहुंचाएगा, ठीक है, क्योंकि सेल क्या होती है, हमारे शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। अब आप ये बताइए, यहाँ तक की बात क्लियर है? तो हम आगे बढ़ेंगे, उससे पहले जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं वो आप नोट कीजिए, जैसे कि डेफिनेशन डाइजेशन की, जैसे कि विलाई क्या होता है, माइक्रो विलाई क्या होता है, क्यों छोटी आंत में विलाई का फॉर्मेशन हुआ है, ऐसा भी हो सकता था। सिंपल आप आंत के बारे में पढ़ रहे हैं, सिंपल स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में पढ़ रहे हैं, इन सारी चीजों की जो आंसर है वो आप लोगों को यहाँ पर करने हैं। चलिए, तो आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब हमारे पास नेक्स्ट जो टॉपिक आएगा दैट इज, यहाँ पर थोड़ा फूड के बारे में और आपको बताया गया है, जिसके बाद हम पढ़ेंगे लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में, ठीक है। यहाँ पर आपको क्या बोला गया है, अब जब आपके बॉडी में, जब आपकी हर एक सेल में पाचित भोजन पहुंच गया है, तो फिर क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। हमने कहा ये हमारे पास एक सेल है, ठीक है। पाचित भोजन को आप किस रूप में देखते हैं, आपने कहा ग्लूकोज के रूप में, और आपके शरीर में क्या पहुंच गया है, ग्लूकोज। ग्लूकोज क्या है, पाचित भोजन है, ठीक है। ग्लूकोज क्या होगा, पाचित भोजन होगा। अब अभी आपको इस भोजन से ऊर्जा नहीं मिलेगी, इस ग्लूकोज से अभी आपको ऊर्जा नहीं मिलेगी। कैसे मिलेगी, आपको इस ग्लूकोज को तोड़ना पड़ेगा, ब्रेक डाउन करना पड़ेगा। ब्रेक डाउन कैसे होता है, जब आप सांस लेते हैं तो आप ऑक्सीजन गैस को लेते हैं, आप सभी ऑक्सीजन को लेते होंगे, ठीक है। जब हम सांस लेते हैं तो हम ऑक्सीजन को क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं, इनटेक करते हैं। उस ऑक्सीजन का क्या फंक्शन होता है हमारी बॉडी में, किसी को पता है? जीआईसी सियालदे, जीआईसी श्रीपुर बीच, किसी को पता है कि हम क्यों श्वसन की प्रक्रिया करते हैं, क्यों श्वसन हमारे लिए जरूरी है? किसी को आता है आंसर तो हैंड रेज कीजिए। किसे आता है आंसर, कौन आंसर करेगा? जीआईसी सियालदे, आपको आंसर करना है तो माइक ऑन कीजिए अपना। यस मैम। ठीक है, चलिए आंसर कीजिए। ऑक्सीजन जो हमारा हार्ट का प्रोसेस होता है उसके लिए जरूरी होता है। कैसे, थोड़ा आप, ठीक है, हमारे लंग्स के लिए, हार्ट के लिए जरूरी होता है। अच्छा, एग्जैक्ट क्या फंक्शन होता है, क्या आप बता सकते हैं? ऑक्सीजन, हम ऑक्सीजन ही क्यों ले रहे हैं, या फिर जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कहाँ से आ रही है हमारी बॉडी में? क्योंकि हम ले तो सिर्फ ऑक्सीजन रहे हैं, और हम क्या कर रहे हैं, जब हम क्या करते हैं, एक्सेल करते हैं या निःश्वास श्वसन करते हैं या सांस छोड़ते हैं, तब हम CO2 को छोड़ते हैं। तो वो जो CO2 है, जो कार्बन डाइऑक्साइड है, वो कहाँ से बनी होगी, कुछ आइडिया है आपको? नो? चलिए कोई बात नहीं, मैं बताती हूँ आपको, ठीक है, ठीक है। वैसे मैम अब अब होता क्या है, हमारा हाँ, थर्ड पीरियड तक हम जाए। ठीक है, जाइए। तो हमने क्या बोला, जो ग्लूकोज है, जब आप सांस लेंगे तो आप ऑक्सीजन को कंज्यूम करते हैं, तो ये ऑक्सीजन क्या करती है, ग्लूकोज का ब्रेक डाउन करती है, इसे तोड़ती है। जब आप ग्लूकोज का ब्रेक डाउन यहाँ पर हुआ तो यहाँ पर एटीपी बनी, जिसे आप क्या कहेंगे, ऊर्जा कह सकते हैं, प्लस यहाँ पर CO2 बनती है। तो इस प्रकार से क्या होगा, यहाँ पर यूज होता है किसका, पाचित भोजन, या जिसे आप ग्लूकोज कह रहे हैं। तो पढ़ लेते हैं, आपने कहा ग्लूकोज ब्रेक डाउन इनटू carbon dioxide and water and release huge amount of energy with the help of oxygen inside the cell। यही हमने बात की थी कि ग्लूकोज जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड पानी में टूट जाता है और कोशिका के अंदर ऑक्सीजन की मदद से भारी मात्रा में ऊर्जा को क्या करता है, उत्पन्न करता है। फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल हेल्प्स इन बिल्डिंग द component of cells and form fat which is stored in the body as food reserve, while amino acid is used in a growth and repair of the body. The undigested food materials is not absorbed by the small intestine and it passes from here to the large intestine। ये जो आगे की चीज है, ये सारे पॉइंट्स जो आपके आते हैं, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे कि क्या हुआ जब भोजन का पाचन हो गया है, ऊर्जा मिल गई है, इतनी बात हम समझ चुके हैं। अब हमने कहा कि क्या क्या फंक्शन होते हैं, जो हमें ऊर्जा मिली, जो एनर्जी मिली, उसके क्या क्या फंक्शन होते हैं हमारी बॉडी में। इसके अलावा हमने कहा उस भोजन का क्या होता है जिसका पाचन नहीं हुआ है।
तो वो जो भोजन है वो लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है, बड़ी आंत में चला जाता है। बड़ी आंत में क्या-क्या चीज़ें होती हैं इसके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। तो जो चीज़ें अभी तक हमने डिस्कस की हैं एक बार आप लोग घर से रिवाइज़ करके लेके आएँगे। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।